नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हिंदी व्याकरण के PYQ सीरीज अपने चैनल पर लगातार है वो चल रही है, जिसमें हम पुराने प्रश्न पत्रों का व्याख्या सहित सॉल्यूशन है वो करते हैं। तो ये जितने भी आपके हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र हैं, आगामी भर्तियों में जहाँ पर हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है वो रहने वाले हैं और बहुत से क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो हमने देखा कि पिछले लगातार अपने लगभग 10 क्लास अपने कर चुके हैं, तो उनमें बहुत से क्वेश्चन भी इन 10 क्लासों में ही रिपीट होकर के अपने सामने आ रहे हैं। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें और हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र आपके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आगामी एग्जाम्स में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको पूछा है कि निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप शब्द है सर्वनाम के रूप में, ये दो जगह प्रयोग किया जाता है। एक तो आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसमें मध्यम पुरुषवाचक एक सर्वनाम का प्रकार होता है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, उसमें आपका प्रयोग है वो किया जाता है। और एक आप शब्द का प्रयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम में भी आपका प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि निजवाचक सर्वनाम के रूप में आपका प्रयोग कौन से वाक्य में नहीं हुआ है, वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी 3 वाक्य हैं जहाँ पर निजवाचक के रूप में आप आया है। तो देखिए, यहाँ पर आप इसमें भी है और इसमें भी आप है, इसमें भी लगा हुआ है और इसमें भी आप लगा हुआ है। तो अब आपको बताना है कि निजवाचक के रूप में कौन से वाक्य में आपका प्रयोग नहीं हुआ है। तो फिर किसके रूप में हुआ है? फिर हुआ है मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप में। तो वही वाक्य आपको यहाँ से ढूंढना है। तो देखिए, पहला वाक्य है मैं आप वहाँ गया था। तो इसमें देखिए, मैं आप वहाँ गया था, तो यहाँ पर तो निजवाचक यानी अपने लिए ये बात कही गई है, तो यहाँ पर निजवाचक के रूप में आपका प्रयोग हुआ है। दूसरा है मुनि आप मुझसे मिले थे। तो इसमें भी आपका निजवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे अपने कई बार कहते हैं ना कि आप अपना काम करो, तो वो निजवाचक के रूप में ही अपने कहते हैं। तो उसी प्रकार का ये वाक्य है कि मुनि आप मुझसे मिले थे, यानी मुनि खुद है वो मुझसे मिले थे, तो ये निजवाचक के रूप में यहाँ पर आया है। तीसरा है मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा, यहाँ पर ये बात सामने वाले को कही जा रही है, मतलब यहाँ पर मध्यम पुरुष के रूप में आपका प्रयोग है वो हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। ये वाक्य है वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग है वो किया जाता है और हाल ही के एग्जाम्स में ये वाक्य काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा तीसरा विकल्प, मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा। यहाँ पर ये मध्यम पुरुषवाचक के रूप में आपका प्रयोग किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें कि क्लासें आपको किस प्रकार की लग रही हैं। और ख़ास करके ये क्लासें आपका CET का एग्ज़ाम आगे होना है दोनों लेवल के लिए, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। और SI का एग्ज़ाम होना है, उसमें आपको हिंदी व्याकरण का एक पूरा पेपर होता है 100 क्वेश्चन का। और रीट पात्रता परीक्षा और रीट मेंस के लिए हिंदी व्याकरण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, यहाँ पर वह लड़का, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है जो के नीचे, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वाक्य में रेखांकित पद किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर जो शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किस रूप में हुआ है सर्वनाम के? तो ऑप्शन है आपके सामने पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पिछली कक्षाएं यदि आपने लगातार देखी है तो वहाँ पर ये इस प्रकार का वाक्य बहुत बार आया है जहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये जो शब्द आता है ये आता है संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द आपको वाक्य में यदि मिले तो वहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है, यानी कौन सा वाक्य है जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सर्वनाम के बाद संज्ञा आए, जहाँ पर सर्वनाम के बाद में सर्वनाम प्लस संज्ञा, यानी सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द आए तो उसको अपने सार्वनामिक विशेषण है वो कहते हैं। तो वैसा ही वाक्य आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए, कौन आदमी आया है, कोई सज्जन आए हुए हैं, इनमें से क्या चीज़ तुम लोगे, और देखो कौन आया है। अब आपको यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य यहाँ पर ढूंढना है। यानी 3 वाक्य ऐसे हैं जिनमें संज्ञा है उससे पहले आपका सर्वनाम लगा हुआ है, यानी सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आई है, तो वो सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो ऐसा कौन सा वाक्य नहीं है जहाँ पर सार्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा नहीं आई है? तो देखिए, इसमें
आपका राइट आंसर क्या रहेगा, कौन आदमी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया कौन, और तुरंत आ गया आदमी, तो यानी सर्वनाम के बाद में यहाँ पर संज्ञा आ गई, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। दूसरा है कोई, और इसके बाद आ गया सज्जन। तो कोई क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसके तुरंत बाद यहाँ पर सज्जन के रूप में संज्ञा आ गई। और इसमें से तीसरा आपका वाक्य है इनमें से क्या चीज़ तुम लोगे। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है इसमें देखिए इनमें से क्या, तो क्या आ गया यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, और चीज़ आ गया यहाँ पर आपका संज्ञा। तो यहाँ पर भी सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब बच गया आपका चौथा वाक्य, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन आया है। तो यहाँ पर देखिए देखो क्या है, क्रिया है, क्रिया के बाद में आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम आया है, वहाँ पर इसके बाद में आपकी इसमें दी गई है आपकी आया है, यानी एक तरह से इसमें सहायक क्रिया के रूप में आया है देखो के लिए। तो यहाँ पर आपका सर्वनाम के बाद में संज्ञा वाला है वो विकल्प नहीं बैठ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले तीनों वाक्य में आपका सर्वनामिक विशेषण है वो दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा है चौथे क्वेश्चन में निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो देखते हैं मनुष्य, घर, नदी और ईश्वर। तो देखिए साथियों मनुष्य क्या है, जातिवाचक है, घर क्या है, जातिवाचक है, नदी क्या है, जातिवाचक है, तो ईश्वर आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर वैसे एक है और ईश्वर किसी का नाम भी हो तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक के रूप में आएगा। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन 4 में यहाँ पर जो संज्ञा दी गई है ईश्वर, ये आपकी व्यक्तिवाचक के रूप में यहाँ पर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है। कौन से वाक्य में आपकी सकर्मक क्रिया यानी कर्म सहित क्रिया जो होती है, कर्म सहित क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी वाक्य में कर्म उपस्थित होता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो देखिए मैं गया, पक्षी उड़ते हैं, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, आप मेरे मित्र ठहरे। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। यहाँ पर 2 कर्म आए हैं, एक तो तुम्हें आया है और एक उपाय आया है, तो यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया है वो हो जाएगी। और सकर्मक में भी आपका द्विसकर्मक क्रिया का एक प्रकार होता है वो यहाँ पर लागू होता है। तो बाकी सभी में आपकी एकर्मक क्रिया दी गई है। जैसे यदि अपने बात करें कि हंसना है आपका, इस वाक्य में यहाँ पर हंसना का उदाहरण हालांकि नहीं है, हंसना, उड़ना, दौड़ना, सोना, जागना, ये सभी आपकी क्या होती है एकर्मक क्रियाएं होती है। यदि ये आपको वाक्य में कहीं पर भी दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, एकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया यानी किसी को प्रेरित करके कोई कार्य करवाया जाता है तो उसको अपने प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया में आपको बता दूं कि ये आपके 2 प्रकार की होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें पहला प्रकार होता है आपका प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, जिसमें कि कर्ता खुद है वो कार्य करता है, प्रथम प्रेरणार्थम, ये आपकी हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। एक होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता है वो किसी अन्य से कार्य है वो करवाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में गलाना, करना, चरना और चमकना। तो यहाँ पर आपकी आई है जो 1 नंबर विकल्प है गलाना, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रिया में कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर जैसे गलाना है तो ये प्रथम हो गई, और इसका द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप में जो आपका रूप बनेगा वो बनेगा गलवाना, गलवाना, ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे पढ़ना है तो वो पढ़ना क्या है आपका पढ़ाना, पढ़ाना आपकी प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी, और इसका द्वितीय प्रेरणार्थक का रूप बनेगा पढ़वाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है जिसमें किसी परिमाण की बात है वो की गई है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है शायद, इसलिए, सर्वथा और एकाएक। तो सर्वथा यानी पूरा, तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आया है, जो भी कुछ है वो सर्वथा यानी पूरा या सारा अपनी भाषा में जो बोलते हैं उसके लिए सर्वथा अपने प्रयोग है वो करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सर्वथा है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रूप में आया है।
इसके बाद में यदि अपनी बात करें यहाँ पर इसलिए, तो इसलिए आपका एक क्या है, समुच्चय बोधक के रूप में आता है, और समुच्चय बोधक के रूप में यहाँ पर कारण सूचक के ये रूप में आया है, वाक्य में कारण सूचक के रूप में इसलिए वो आता है। और यहाँ पर जो आपका शायद दिया गया है, ये शायद आता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में। शायद किस रूप में आता है, ये आता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो आपके क्रिया विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? एक तो होता है आपका यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक होता है। एक होता है आपका स्थानवाचक, एक होता है आपका परिमाणवाचक, और एक होता है आपका रीतिवाचक। ये 4 प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा गया है कि किस विकल्प में दोनों शब्द है वो विशेषण है। तो कौन से में है दोनों शब्द विशेषण? देखिए, धमकी और धर्मांध, गोपनीय और गोलोक, रोगी और भविष्य, कटाक्ष और प्रेम। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका धमकी आया है ये आपका भाववाचक का उदाहरण है। धर्मांध ये आपका विशेषण है, धर्मांध। धमकी आपकी भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद में है गोपनीय और गोलोक। तो गोलोक एक स्थान का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और गोपनीय भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो तीसरा विकल्प देखिए, रोगी और भविष्य। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपके विशेषण के रूप में आए हैं। जैसे अपने कहते हैं ना, रोगी व्यक्ति, तो ये व्यक्ति की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। एक है आपका भविष्य, जैसे अपने बोलते हैं ना भविष्य काल, भविष्य काल, तो ये काल की क्या विशेषता बता रहा है, भविष्य, यानी आगे के समय के बारे में अपने भविष्य का प्रयोग करते हैं, तो ये इस काल की है वो विशेषता बता रहा है, भविष्य। तो यहाँ पर दोनों ही शब्द आपके विशेषण के रूप में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है शाबाश, निम्न में से विस्मयादिबोधक अवयव के किस भेद का उदाहरण है। तो ये देखिए, यहाँ पर शाबाश शब्द है, इसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह है वो लगा हुआ है। तो ये कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए है, शोकबोधक, स्वीकारबोधक, हर्षबोधक और संबोधन बोधक। तो साथियों, ये शाबाश ये आपका हर्षबोधक के रूप में आता है। शोकबोधक के रूप में तो अपने जैसे कोई शोक प्रकट करते हैं, और स्वीकारबोधक के रूप में अपने जी शब्द या हाँ जी शब्द का अपने प्रयोग करते हैं, तो वो स्वीकारबोधक के रूप में आते हैं, जिनके आगे ये चिन्ह लगा हुआ होता है। और संबोधन बोधक के रूप में अपने हे, ओ, अरे का प्रयोग अपने करते हैं, जैसे हे, अरे, ये जो आते हैं इनके आगे ये चिन्ह आता है, तो वो आपके संबोधन बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका शाबाश, इसके बाद में स्वीकार, ये आपका हर्षबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह है वो लगा हुआ है। तो 3 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य निपात रहित है। तो निपात रहित कौन सा वाक्य है? तो मैं आपको बता दूं कि निपात है वो कौन कौन से शब्द है वो इस निपात शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द है, जैसे आपका एक तो भी है, एक आपका तो है, एक आपका तक है, इसके बाद में एक आपका ही है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द है, एक आपका हाँ शब्द है, तो ये आपके निपात वाले शब्द है वो कहलाते हैं। तो कौन सा वाक्य है वो इन शब्दों के रहित है, यानी कौन से वाक्य में निपात नहीं आया है वो आपको बताना है। तो देखिए, और भी लोग आने वाले हैं, तो इसमें आपके भी का प्रयोग हो गया, इसमें निपात आया है। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, इसमें कोई भी प्रकार का आपका निपात नहीं आया है। हाँ, मैं वहाँ गया था, तो इसमें आपका हाँ शब्द है वो निपात के रूप में आया है। गाड़ी तो धीरे चल रही है, तो यहाँ पर आपका तो है वो निपात के रूप में आया है। तो 2 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर वो हो जाएगा, इसमें कोई भी निपात के रूप में शब्द है वो नहीं आया है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखते हैं, गाड़ी समय से पहले आ गई, तो यहाँ पर देखिए समय से पहले, तो इस समय के साथ संबंध हो गया। मैं विदेश कदापि न जाऊँगा, इसमें आपका कोई संबंधवाचक या संबंध सूचक अवयव नहीं है। मेरे पास एक घड़ी है, तो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास और घड़ी के साथ संबंध हो गया। नौकर गांव तक गया, तो नौकर गांव तक गया, तो इसमें गांव तक का संबंध हो गया।
तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से जूठन का पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं भुक्ति, अवशिष्ट, उच्छिष्ट और भुक्त। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भुक्ति। ये भुक्ति आपका कौन सा है? ये आपका भाववाचक संज्ञा वाला भुक्ति है, यानी भोग से संबंधित है। बाकी अवशिष्ट है, ये आपका जूठन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बचा हुआ। उच्छिष्ट है, वो भी आपका जूठन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भुक्त है, वो भी आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका जूठन के रूप में पर्यायवाची माना जाता है। तो यहाँ पर भुक्ति है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा का एक प्रकार है। भुक्ति शब्द यानी भोग से संबंधित है, सॉरी, ये आपका भोग से संबंधित है, न कि जूठन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द ध्वज का पर्यायवाची नहीं है? तो देखते हैं केतु, ये ध्वज का पर्यायवाची होता है। पताका भी ध्वज को ही कहते हैं। पल्लव, पल्लव है वो पत्ते को कहते हैं, पेड़ का जो पत्ता होता है उसको पल्लव कहते हैं। और केतन है, ये भी आपका ध्वजा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर है वो रहेगा। पल्लव है वो पत्ते का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द है। तो कौन से में असंगत विलोम शब्द है देखते हैं। शोक का हो जाएगा आपका पोषक, तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अचेष्ट का हो जाएगा निश्चेष्ट, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि अचेष्ट और निश्चेष्ट है वो आपके दोनों ही क्या है, आपस में समानार्थी शब्द है। तो अचेष्ट का जो आपका विलोम शब्द होगा वो क्या होगा अचेष्ट का, तो इसका आपका होगा सचेष्ट, सचेष्ट, ये इसका विलोम शब्द होता है। जबकि यहाँ पर क्या दिया है निश्चेष्ट, जो इसका पर्यायवाची शब्द है। साधक का होता है बाधक, ये बिल्कुल सही है। संबंधित का होता है निष्पंद, तो ये भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, उपवन, बाग और वाटिका, ये सभी आपके किसके पर्यायवाची है? ये आपके बाग के पर्यायवाची है। बाग या बगीचा अपने जो बोलते हैं उसके पर्यायवाची है। सहोदरा, अग्रजा और भगिनी, ये आपके बहन के पर्यायवाची है। ये आपके यहाँ पर बहन की पर्यायवाची है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बहन शब्द है ये शुद्ध होता है। कई बार आपको बहिन शब्द लिखा हुआ मिलता है बहुत जगह, तो वो आपका यहाँ पर अशुद्ध शब्द होता है, बहिन नहीं होता, ये आपका बहन होता है, वो शुद्ध होता है। इसके बाद में है शारदा, कमला और रमा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका शारदा है ये तो है सरस्वती का पर्यायवाची। शारदा किसका पर्यायवाची है? ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची। और कमला और रमा ये दोनों आपके किसके पर्यायवाची है? तो ये है आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची। तो यही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर विकल्प, इसमें तीनों शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद में है धवल, शुभ्र और शीत, ये आपके किसके पर्यायवाची है? तो ये आपके सफ़ेद के पर्यायवाची है। ये तीनों ही आपके सफ़ेद के पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा है साथियों असंगत विलोम शब्द है। तो फिर से विलोम शब्द का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें उन्नति का अवनति बिल्कुल सही दिया गया है। अनादर का निरादर, तो देखिए अनादर और इधर क्या है निरादर, तो दोनों ही समानार्थी शब्द है। अनादर का विलोम शब्द क्या होता है? आदर होता है, या फिर आदर का निरादर होता है। तो ये आपका गलत दिया गया है। अनादर और निरादर दोनों ही आपस में समानार्थी शब्द है। आविर्भूत का होता है तिरोभूत, ये आपका सही दिया गया है। अर्पण का होता है ग्रहण, अर्पण यानी देना, ग्रहण यानी लेना, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 2 नंबर विकल्प, इसमें असंगत विलोम शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? तो इसको अपने कहते हैं साथियों यहाँ पर स्पर्धा। प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा को क्या कहते हैं? स्पर्धा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये क्वेश्चन है, तो कौन सा उपयुक्त यानी नहीं है, जो गलत है वो आपको देखना है। तो जाना और आना, इसका होता है गमनागमन, ये बिल्कुल सही दिया गया है। गुणों का पारखी, यहाँ पर लिखा है गुणक, जो कि गलत है। तो गुणों का जो पारखी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुणज्ञ, यानी गुणों का ज्ञान रखने वाला गुणज्ञ कहलाता है, न कि गुणक कहलाता है। बड़ा पर्वत क्या कहलाता है? गिरिराज, बिल्कुल सही दिया गया है। गृहस्थ का धर्म क्या कहलाता है? गृहस्थ्य कहलाता है, ये भी आपका सही है।
तो यहाँ पर जो उपयुक्त नहीं है वो है 2 नंबर विकल्प। गुणों का पारखी, इसको अपने क्या कहते हैं, इसको गुणज्ञ कहते हैं, यानी गुणों का ज्ञान रखने वाला गुणज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है शाश्वत का विलोम शब्द है। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? अनश्वर, क्षणिक, अविनाशी और अविनश्वर। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा शाश्वत, यानी हमेशा बने रहने वाला, लगातार बने रहने वाला। तो वो होता है आपका, इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्षणिक, यानी क्षण भर के लिए रहने वाला। तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प इसका विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तीनों इसके क्या है, समानार्थी शब्द दिए गए हैं। अनश्वर जो कभी नाश न हो, अविनाशी जिसका कभी विनाश न हो, अविनश्वर ये भी आपका कभी नाश न होने से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प है वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्षणिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। तो देखते हैं कौन से में सही अर्थ है। तो साथियों परुष और पुरुष, तो परुष तो होता है कठोर, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है आदमी, और पुरुष होता है आपका आदमी, तो जो कि पहले लिख दिया। तो यानी यहाँ पर जो आपका लिखा गया है ये आपका गलत है, तो पहला सही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि परुष का अर्थ होता है कठोर, क्योंकि अपने चारों ऑप्शन की व्याख्या करते हैं, और पुरुष होता है आपका आदमी। तो ये जो होते तो ये आपका सही हो जाता। इसके बाद में आपका दिया है दीवा और दीवा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ मात्रा का फर्क है। तो देखिए साथियों, ये जो दीवा होता है ये दीवा होता है आपका दिवस, जो कि यहाँ पर 2 नंबर में लिख दिया है, तो ये गलत हो गया। और ये जो दीवा होता है ये होता है आपका दिया या फिर दीपक, तो इसने आगे पीछे लिख दिया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तरंग होता है आपका लहर, और तुरंग होता है आपका घोड़ा। तो तरंग का यहाँ पर लहर इसने 2 नंबर में लिख दिया, तो ये गलत हो गया। और तुरंग का घोड़ा होता है, तो यहाँ पर इसने हिरण लिख दिया, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए चौथा विकल्प अपेक्षा यानी चाह, और उपेक्षा यानी परित्याग, तो ये यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो 4 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और क्लास आपको किस प्रकार की लगी आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें, और लगातार अपने चैनल से हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों की क्लास देखने के लिए जुड़े रहें। क्लास देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।